सभी का नमस्कार। 9वीं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा के अंदर फरवरी क्रांति के बाद में रूस के अंदर और रूस के पेट्रोग्राद शहर में क्या स्थिति उत्पन्न हुई और किस प्रकार से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से लोगों के जीवन में और शासन में परिवर्तन आया, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज की कक्षा के अंदर भी हम इसी बिंदु को आगे समझने का प्रयास करेंगे कि जब पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद में जब राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी और अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, एक लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत हुई, तो उस फरवरी क्रांति के बाद में और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी या कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जो रूस और रूस के पेट्रोग्राद शहर में धीरे धीरे उत्पन्न हुई। तो उन दूसरी परिस्थितियों को भी आज हम आज की कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ये पहला बिंदु है कि गर्मियों यानी उस समय गर्मी का टाइम था, गर्मियों का मौसम था और अप्रैल, मई, जून का महीना था और है ना, इन महीनों में बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। तो जब गर्मियों का समय था तो उस समय मजदूरों का आंदोलन रूस के अंदर धीरे धीरे काफी बढ़ गया था। मजदूर जो हैं अपने अधिकारों की लगातार मांग करते हुए धीरे धीरे मजदूरों को अधिकार मिल भी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मजदूर अपने और ज्यादा अधिकारों की मांग करने लगे और उनका अपने अधिकारों के प्रति लालच बढ़ने लगा और वो अपने अधिकारों के लिए और ज्यादा आंदोलन करने लगे, यूनियन बनाने लगे, संगठन बनाने लगे। तो मजदूरों का आंदोलन धीरे धीरे फैलने लगा अंतरिम सरकार के खिलाफ। तब औद्योगिक इलाकों से मतलब है कि जो मतलब है ना, रूस में औद्योगिक क्षेत्र के मालिक थे या जो अमीर वर्ग के लोग थे, वह अपने उद्योग को चलाने के लिए, अपने उद्योग को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने भी फैक्ट्री कमेटियां बना ली। यानी कि ये फैक्ट्री जो कमेटियां हैं, इनका कार्य होगा कि जितनी भी फैक्ट्रियां उस शहर में हैं, वो ठीक है ना, उस शहर में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो सारी फैक्ट्रियां मिलकर अपनी फैक्ट्री यानी अपने कारखाने के हित में निर्णय लेगी और मजदूरों की जो मनमानी है और मजदूरों के द्वारा आंदोलन करके जो मनमानी की जाती है और फैक्ट्री के उद्योग को नुकसान पहुंचाया जाता है, मालिकों पर आरोप लगाया जाता है, उनका निर्णय करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए फैक्ट्री कमेटियां बना ली गई ताकि जो औद्योगिक इलाके हैं उनको नुकसान ना हो, उद्योग को नुकसान ना हो और मजदूरों की जो मनमानी है उसे रोका जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे रूस के अंदर सभी शहरों में और पेट्रोग्राद शहर के अंदर भी किस प्रकार से औद्योगिक इलाकों के जो मालिक थे, जो फैक्ट्री के मालिक थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री कमेटियां बना ली। तो एक तरफ तो मजदूरों का बहुत आंदोलन चल रहा था, आंदोलन बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण से औद्योगिक इलाकों के मालिकों ने फैक्ट्री कमेटियों का निर्माण किया मजदूरों के इस आंदोलन की समस्या का समाधान करने हेतु। आगे हमारा बिंदु है ट्रेड यूनियन। ट्रेड जो है इंग्लिश शब्द है, ट्रेड का मतलब है व्यापारिक संगठन। ट्रेड यूनियन यानी व्यापारिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो भी समस्या आती है उस समस्या का, व्यापारिक या व्यवसाय संबंधी जो समस्या है उसका समाधान इस यूनियन के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रेड यूनियन है इनकी भी तादाद बढ़ने लगी, इनकी भी संख्या धीरे धीरे रूस में बढ़ने लगी और ये ट्रेड यूनियन यानी व्यवसायिक संगठन थे, ये भी अंतरिम सरकार से अपने अधिकारों की मांग करने लगी और जो अंतरिम सरकार थी, ठीक है ना, उनके द्वारा जो इनके विरुद्ध निर्णय लिए जाते थे उसका विरोध करने लगी। तो ट्रेड यूनियन भी अपने अधिकारों के लिए अंतरिम सरकार का विरोध करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे अपनी यूनियन बनाना शुरू कर दिया और इनकी तादाद बढ़ने लगी, इनकी संख्या बढ़ने लगी। तो ये भी अंतरिम सरकार के लिए बड़ी चुनौती था। सिपाहियों की बात करें तो जो अंतरिम सरकार के समय जो सिपाही थे, सरकार के सिपाही थे, उन्होंने भी अपनी समितियां बना ली, अपनी यूनियन बना ली। सिपाहियों ने अपनी समितियां इसलिए बना ली ताकि उनके अधिकारों
की सुरक्षा करने के लिए और उनके मांगों की पूर्ति करने के लिए उन्होंने इन समितियों का निर्माण किया। एक प्रकार से रूस के अंदर अंतरिम सरकार बनने के बाद धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि मजदूरों के आंदोलन बनने लगे, मजदूरों की यूनियन यानी संगठन बनने लगे और भी ज्यादा बढ़ने लगे। फिर उसके बाद में औद्योगिक इलाकों में मालिकों ने, जो फैक्ट्री के मालिक थे, उन्होंने फैक्ट्री समितियां बना ली, उन्होंने भी अपना संगठन बना लिया। जो ट्रेड यूनियन यानी व्यवसायिक संगठन बनने लगे। उसके बाद में सिपाहियों ने अपनी समितियां बना ली, यानी सभी जो संस्था थे या समूह थे, जो सभी अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अपनी मांगों की पूर्ति के लिए धीरे धीरे अपने संगठन बना रहे थे। और अंतरिम सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती थी। जून का महीना था, जून में लगभग 500 सोवियतों ने, हम जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने देखा था कि सोवियत मतलब रूस के स्थानीय जो शहर थे और स्थानीय शहर के जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा बनाया गया स्थानीय लोगों का स्वशासी संगठन यानी स्थानीय लोगों का संगठन, जिसको सोवियत कहते हैं। तो जून में लगभग 500 ऐसे सोवियत संगठन थे, ठीक है ना। 500 सोवियत संगठनों ने अपने अपने प्रतिनिधि, अपने अपने नेताओं को अखिल रूसी सोवियत यानी रूस देश की जो सबसे बड़ी सोवियत संस्था थी, यानी जो रूस देश में हम कह सकते हैं कि सोवियत संस्था का सबसे बड़ा संगठन जिसको अखिल रूसी सोवियत कहते हैं, वहां पर जो छोटी छोटी संस्था थी सोवियत की, उन्होंने अपने नेताओं को अखिल रूसी सोवियत यानी कि सोवियत की सबसे बड़ी संस्था में वहां पर अपने प्रतिनिधि को भेजा और अपने प्रतिनिधियों को भेजकर अपनी बात रखी, अपनी समस्या रखी और अपनी मांगों को रखा कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये अंतरिम सरकार के लिए एक चुनौती थी कि किस प्रकार से सोवियत संस्था भी जो है धीरे धीरे अपने संगठन को मजबूत कर रही थी, अपनी मांगों को रख रही थी। और इन सोवियत संगठनों का समर्थन करने वाले जो राजनीतिक पार्टी थी वो थी बोल्शेविक पार्टी। अंतरिम सरकार जो है वो जैसे जैसे कमजोर हुई, यानी जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी राजा को गद्दी से हटाने के बाद में, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी, क्योंकि जगह जगह सैनिकों के द्वारा, फैक्ट्री के मालिकों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा या फिर हम कहेंगे जो व्यावसायिक संगठन थे उनके द्वारा या और भी ऐसे समूह थे, सभी अपने अपने संगठन बना रहे थे, जिसके कारण से अंतरिम सरकार के लिए शासन चलाना मुश्किल हो गया था। बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। हर कोई संगठन अपने अधिकारों की मांग कर रहा था, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा था, अपने हित के बारे में सोच रहा था, राष्ट्र के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, ठीक है ना। तो सरकार के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई थी और धीरे धीरे सरकार कमजोर हो रही थी। और जैसे जैसे अंतरिम सरकार कमजोर हो रही थी तो जो बोल्शेविक संगठन था, यानी हम कह सकते हैं कि बोल्शेविक राजनीतिक जो पार्टी थी जिसके नेता थे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है ना, उनका प्रभाव बढ़ने लगा, यानी वो शक्तिशाली होने लगा और सरकार कमजोर होने लगी। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर आ गया कि बोल्शेविक जो संगठन था वो शक्तिशाली होने लगा और उसका प्रभाव समाज में और पूरे रूस में फैलने लगा। उसकी विचारधारा जो थी उसको लोग मानने लगे। जुलाई 1917 की बात करते हैं तो जुलाई 1917 में बोल्शेविकों के द्वारा आयोजित, यानी जो बोल्शेविक राजनीतिक संगठन था, उन्होंने एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया कि हम एक विशाल प्रदर्शन करेंगे, सरकार के विरुद्ध करेंगे और हम अपनी मांगों को रखेंगे और सरकार से मांग रखेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाएं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में हमें ज्यादा अधिकार दिए जाएं और हमारे साथ में जो गलत हो रहा है उसका समाधान किया जाए। तो इस प्रकार से बोल्शेविक राजनीतिक पार्टी के द्वारा या हम कह सकते हैं बोल्शेविक संगठन के द्वारा एक विशाल प्रदर्शन यानी कि सरकार के विरुद्ध विशाल आंदोलन करने के लिए एक आयोजन किया। और सरकार के विरुद्ध विशाल आयोजन करने के लिए उन्होंने जो ये प्रदर्शन किया था, इस प्रदर्शन को अंतरिम सरकार के द्वारा उसका दमन किया गया भारी मात्रा में। और उसका दमन करने के लिए सरकार ने सैनिकों का
और पुलिस का इस्तेमाल किया और इस विशाल प्रदर्शन का उन्होंने भारी मात्रा में दमन किया, यानी सरकार के द्वारा दमन किया गया, जिससे जनता भी नाराज हुई, मजदूर भी नाराज हुए, किसान नाराज हुए। ऐसे बहुत सारे जो समूह थे वो सरकार के द्वारा इस दमन नीति के कारण नाराज हुए और सरकार के विरुद्ध जो अंतरिम सरकार थी, जो राजा को हटाकर बनाई गई थी, उसके विरुद्ध पूरे देश में धीरे धीरे असंतोष पैदा होने लगा और मांग उठने लगी कि जो बोल्शेविक संगठन की विचारधारा है, उस विचारधारा की, उस साम्यवादी विचारधारा की एक सरकार होनी चाहिए, स्थायी सरकार होनी चाहिए। तो अंतरिम सरकार से भी लोग नाराज होने लगे। अगला बिंदु है कि गांवों में किसान व उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता। रूस के अंदर जो गांव थे, उन गांवों में जो किसान थे, वो किसान भी जो है अपने मांगों के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे। उनके जो नेता थे, समाजवादी क्रांतिकारी नेता थे, जो हम कह सकते हैं कि किसानों के नेता जो समाज के बारे में सोचते, समाज के प्रत्येक वर्ग के समान अधिकार के बारे में सोचते हैं, उनके हित के बारे में सोचते हैं। और ऐसे क्रांतिकारी नेता जो अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए हिंसा को भी सही मानते हैं, ऐसे समाजवादी क्रांतिकारी जो नेता थे वो किसानों के साथ में सरकार का विरोध कर रहे थे। और भूमि पुनर्वितरण का मतलब है कि जो भूमि है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा भूमि जो है वो किसानों को सौंप दी जाए, ताकि किसान जो है उस भूमि पर खेती कर सके और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके, और जिससे राष्ट्र की भी आय बढ़ सके और अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधार सके। एक प्रकार से किसान वर्ग की जो मतलब ये आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आ सके। तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा भूमि का हक दिलाने के लिए भूमि वितरण यानी कि भूमि पुनर्वितरण का जो ये कार्य है, यह करने के लिए अंतरिम सरकार पर दबाव डालने लगे। कौन? किसानों के समूह और समाजवादी क्रांतिकारी नेता जो किसानों का साथ दे रहे थे, ये सरकार पर दबाव डालने लगे कि किसानों को भूमि सौंपने के लिए भूमि जो मतलब ना भूमि है उसका ना भूमि पुनर्वितरण जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाए और किसानों को भूमि सौंपी जाए। अगला जो बिंदु है वो भी यही कहता है कि भूमि वितरण के लिए भूमि समितियां बनाई गई थी, यानी जो किसानों का समूह था, जो समाजवादी क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है ना, उन सभी को संतुष्ट करने के लिए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए भूमि समितियां बनाएंगी, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं कि भूमि कमेटियां बनाई गई। और है ना, इस समितियां के अंदर है ना कुछ लोग होते थे जो ये निर्णय करेंगे कि किसानों को भूमि देनी है, किस प्रकार देनी है, किस नियम के अनुसार देनी है। तो ये भूमि समितियां बनाएंगी। ये भूमि समितियां जो थी वो सामाजिक क्रांतिकारी जो नेता थे, जो किसानों का समर्थन कर रहे थे, सामाजिक क्रांतिकारी नेता, ठीक है ना, इनसे प्रेरणा लेकर जुलाई से सामाजिक क्रांतिकारी जो नेता थे जो किसानों का समर्थन कर रहे थे, इनसे प्रेरणा लेकर यानी कि इनसे सुझाव लेकर, इनसे सलाह लेकर, या इनके द्वारा जो जनता के हित में आंदोलन चलाए जाते थे, जो कार्य किए जाते थे, इनकी जो सोच थी, विचारधारा थी, उससे प्रेरणा लेकर, उससे सीख लेकर जुलाई से सितंबर के बीच में, जुलाई महीने से सितंबर महीने के बीच में किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। यानी कि जो किसान थे वो ये सोचते थे कि हमारी जमीन है और हमें अपनी जमीन को वापस लेने के लिए उस पर कब्जा करना चाहिए, हमें उसके लिए हिंसा करनी पड़े या संघर्ष करना पड़े तो हमें करना चाहिए। और किसानों ने इन अपने सामाजिक क्रांतिकारी नेताओं से प्रेरणा ली और ये प्रेरणा ली कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और जरूरत पड़े तो हिंसा भी करनी चाहिए। इस प्रकार किसानों ने जुलाई से सितंबर के बीच में ज्यादा से ज्यादा किसानों ने भारी मात्रा में जमीन पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार रूस देश में ज्यादातर जमीन पर किसानों का कब्जा हो गया और अंतरिम सरकार के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई। और धीरे धीरे अंतरिम सरकार जो है वो समाप्त होने वाली थी और उसकी जगह बोल्शेविक पार्टी की विचारधारा से संबंधित सरकार की स्थापना होने वाली थी। तो इस प्रकार की समस्या जो है वो फरवरी क्रांति के बाद में रूस में पैदा हो गई और रूस की अंतरिम सरकार के लिए शासन चलाना मुश्किल हो गया। आगे की जो बातें हैं वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।